सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय बाजिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिंगस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखो बच्चों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के लेसन 2 की अपन चर्चा कर रहे थे, दूसरे लेसन की चर्चा कर रहे थे। इससे पहले 2 वीडियो अपने बन चुके हैं। आज थर्ड वीडियो में अपन चर्चा शुरू करते हैं। इसमें अपन इतिहास के कुछ वंशों को लेकर चर्चा कर रहे थे। सेकेंड लेसन में अपने जो बात हुई थी, सबसे पहले बात हुई थी गुलाम वंश को लेकर। गुलाम वंश के कुछ शासकों की अपन ने चर्चा की थी। गुलाम वंश के बाद में अपन ने चर्चा की थी कौन से वंश की? खिलजी वंश की। और खिलजी वंश के बाद में अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी तुगलक वंश की। तुगलक वंश जिसका इतिहास रहा था 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। तुगलक वंश के बारे में अपन ने लास्ट जो क्लास थी अपने, उसमें एक कहा था कि 3 शासकों को लेकर चर्चा होगी अपने। एक तो तुगलक वंश का संस्थापक जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। फिर अपने चर्चा होगी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। लास्ट तुगलक वंश के शासक के बारे में जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे उसका नाम होगा फिरोज शाह तुगलक। लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का उल्लेख करो। ये अपना क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो चर्चा होगी ना, वो उसकी योजनाओं के बारे में चर्चा होगी। समझ रहे हो बात? अब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान, हालांकि वही बात याद नहीं रखना अपने को, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1325 से 1351 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। उन्होंने देखो कौन कौन सी योजनाएं चलाई थी। पहला, इससे पहले तक जो भी शासक रहा करते थे उन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी कहाँ रखी थी? दिल्ली में। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की बजाय अपनी राजधानी बना दी किसको? देवगिरी को। दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? देवगिरी। देवगिरी पड़ता है कहां पे? महाराष्ट्र में। देवगिरी का ही नाम था दौलताबाद। स्थानांतरित कर दी। पहली तो ये योजना थी इसकी। दिल्ली से राजधानी कहां बना दी? देवगिरी। देवगिरी कहां पड़ती है? महाराष्ट्र में। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं ने ही क्या किया? देवगिरी का नाम बदलकर क्या कर दिया? दौलताबाद। तो पहली योजना तो ये थी। दूसरी, दोआब में कर वर्दी। दोआब क्या होता है? 2 नदियों के मध्य स्थित जो उपजाऊ प्रदेश होता है उसे कहते हैं दोआब। अपने को भी पता है अगर 2 नदियां बह रही हैं, 2 नदियों के बीच में अगर कोई क्षेत्र होगा, 2 नदियों के बीच में अगर कोई क्षेत्र होगा तो वो तो वैसे भी उपजाऊ क्षेत्र होगा, और उपजाऊ क्षेत्र में हमेशा उपज हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो योजना ये भी मोहम्मद बिन तुगलक की बढ़िया योजना थी। दोआब में क्या कर दिया इसने? कर में वृद्धि कर दी। तीसरा क्या किया इसने? तांबे व कांसे की सांकेतिक मुद्रा। पहले मोहम्मद बिन तुगलक से पहले के शासकों के समय जो मुद्रा चला करती थी वो ज्यादातर मुद्राएं चांदी की मुद्राएं हुआ करती थी। चांदी की मुद्राओं की बजाय इसने कौन सी मुद्रा चला दी? तांबे व कांसे की मुद्रा। मुद्रा मतलब सिक्के। जो सिक्के पहले चांदी के चलते थे, इन्होंने कौन से सिक्के चला दिए? तांबे व कांसे के। चौथी इसकी जो योजना थी वो थी खुरासान अभियान की योजना। खुरासान पड़ता है कहां पे? ईरान में। ईरान में खुरासान को जीतने के लिए इसने क्या बनाई? एक योजना बनाई। 5वां इसने जो किया वो था कराचील पर आक्रमण। अब देखो संयोग की बात ये रही
लास्ट में आप एक लाइन जरूर लिखोगे, मोहम्मद बिन तुगलक की पांचों योजनाएं असफल हो गई, इस कारण मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहते हैं। कौन सा सुल्तान कहते हैं? पागल सुल्तान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की पांचों योजनाएं क्या हो गई? असफल हो गई। अब इसकी एक एक योजनाओं का अपन देखते हैं, अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो क्या किया, देखो इसकी जो योजनाएं थी ना, अगर इसकी योजनाओं का अपन विश्लेषण करें, वास्तव में इसकी योजनाओं में कोई कमी नहीं थी। कैसे? इसकी एक एक योजनाओं की चर्चा करें। दिल्ली से राजधानी कहां बना दी? देवगिरी बना दी। दिल्ली क्या भारत के केंद्र में स्थित है? नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि भाई उत्तरी भारत, दिल्ली तो उत्तरी भारत में आ गया और देवगिरी महाराष्ट्र में, इसका मतलब देवगिरी कहां गया? दक्षिणी भारत में आ गया। मोहम्मद बिन तुगलक का यह प्रयास था कि भाई उत्तरी भारत में तो वो अपना साम्राज्य पूरी तरह स्थापित कर चुका था, अब वो चाहता था कि अपने साम्राज्य का विस्तार पूरी तरह कहां करे? दक्षिणी भारत में करे। अब दक्षिणी भारत की तरफ वो ध्यान देना चाहता था, इसलिए राजधानी दिल्ली की बजाय कहां रखना चाहता था? वो देवगिरी रखना चाहता था। योजना उसकी एकदम अच्छी थी, लेकिन असफल क्यों रही? दिल्ली के लोगों को वो कहां ले गया? देवगिरी ले गया। अब बेचारे कई बुजुर्ग थे जो रास्ते में पैदल पैदल, ये तो था नहीं कि पहले प्लेन चलती थी, बसें चलती थी, पहले तो बेचारे पैदल गए थे। तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो तो रास्ते में उनका तो काम हो गया। अब वहां जो बचे कुछ लोग बाग पहुंचे, उनका वहां मन नहीं लगा, उनको एनवायरनमेंट सूट नहीं हुआ। उन्होंने वहां जाने के बाद मांग की कि हम तो वापस कहां जाना चाहते हैं? दिल्ली जाना चाहते हैं। अब वहां से राजधानी वापस कहां ले आया? वो दिल्ली ले आया। अब वापस वो लोग बाग आए, बचे हुए जो बुजुर्ग थे वो बेचारे आते वक्त खत्म हो गए। तो इसके योजना पूरी तरह क्या रही? असफल रही, पहली योजना। दूसरी, दोआब में करवर्दी की। दोआब अपन कह रहे थे दो नदियों के बीच वाले उपजाऊ क्षेत्र को। अब जहां उपजाऊपन ज्यादा है, पैदावार ज्यादा होती है, तो वहां तो कर में वृद्धि की जा सकती है। लेकिन संयोग क्या हुआ? दोआब में करवर्दी की, उसी साल दोआब में अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ने की वजह से उसकी ये योजना भी क्या हो गई? असफल हो गई। तीसरी, इसने तांबे व कांसे की मुद्रा चलाई। अब क्या था कि चांदी काफी महंगी धातु आती है। अब महंगी धातु होने के कारण वो सिक्कों में चांदी को बर्बाद नहीं करना चाह रहा था, तो उसने कहा कि भाई जिसके पास चांदी के सिक्के हैं ना, वो तो राजकोष में जमा करवा दो, और उसके बदले कौन से सिक्के ले जाए? तांबे व कांसे के सिक्के ले जाए। अब लोगों ने चांदी के सिक्के जमा करवाए, तांबे व कांसे के सिक्के तो ले लिए, लेकिन तांबा व कांसा तो घर घर में मौजूद होता है ना। लोगों ने नकली सिक्के बनाने प्रारंभ कर दिए। अब नकली सिक्के जब बनाने प्रारंभ करने लग गए, तो इसकी सूचना जब मोहम्मद बिन तुगलक को लगी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि वापस अपन तो चांदी की मुद्रा चलाएंगे, भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो उसने वापस कहा कि भाई वापस अपने सिक्के जमा कराओ और अपनी चांदी की मुद्राएं ले जाओ। तो लोगों ने जो जाली मुद्राएं बना रखी थी, नकली मुद्राएं बना रखी थी, वो भी जमा करवाए और उसके बदले कौन से सिक्के ले गए? चांदी के सिक्के ले गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक की तीसरी योजना भी क्या हो गई? असफल हो गई। चौथी योजना कौन सी थी? खुरासान अभियान की योजना। खुरासान पड़ता है ईरान में। अब वहां आक्रमण करने की मोहम्मद बिन तुगलक ने योजना बनाई। इसके लिए सैनिकों में, भाई अब इतने दूर अभियान के लिए जा रहा है तो सैनिकों में भी जोश होना चाहिए। इसने क्या किया? लगभग 3,40,000 सैनिकों की भर्ती की और उनमें जोश उत्पन्न करने के लिए 1 साल का एडवांस उन्हें पेमेंट दे दिया, ताकि सैनिकों को लगे कि हाँ भाई राजा ने अपने लिए इतना कुछ किया, 1 साल का एडवांस पेमेंट दिया है, तो अपने को भी राजा के लिए कुछ करना है। तो सैनिकों में जोश उत्पन्न करने के लिए 1 साल का एडवांस में पेमेंट दे दिया। उसके बाद इसकी मजबूरी कुछ ऐसी रही कि इसने अपने खुरासान अभियान की योजना को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो इसकी ये योजना भी क्या हो गई? असफल हो गई। कराचील पड़ता है भारत के उत्तर में, जो हिमालय पर्वत है उसकी तराई में स्थित प्रदेश कौन सा था? कराचील प्रदेश। वहां इसने आक्रमण के लिए सेना भेजी। अब उसी समय क्या दुर्घटना होती है? हिमस्खलन होता है, मतलब बर्फ ऊपर से आके नीचे गिरती है, तेज ठंडी हवाएं चलती हैं। तो बर्फ गिरने की वजह से, तेज ठंडी हवाओं की वजह से इसके जो अधिकांश सैनिक थे वो इस अभियान के दौरान मर गए। तो इसका ये योजना भी क्या हो गई? असफल हो गई। योजनाएं सारी इसकी अच्छी थी,
लेकिन जनता इसकी योजनाओं को समझ नहीं पाई और ज्यादा बुद्धिमान होने की वजह से ज्यादा एडवांस योजना बनाने लग गया था, तो इसकी सारी योजनाएं समय से बहुत आगे थी, इसलिए इसकी सारी योजनाएं क्या हो गई, असफल हो गई और जनता ने इसको किसकी संज्ञा दे दी, पागल सुल्तान की संज्ञा दे दी। तो अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन यही है, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का उल्लेख करो। इसमें अपने को केवल 5 योजनाएं लिखनी है और लास्ट में आके ये लिख देना इसकी 5 योजनाएं असफल हुई, इसलिए इसे पागल सुल्तान कहा जाता है। ये अपनी चर्चा कंप्लीट किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तुगलक वंश के इसके बाद में जो शासक बना था उसका नाम था क्या, फिरोज शाह तुगलक। देखो फिरोज शाह तुगलक था तो ये काफी कट्टरपंथी, मतलब ये क्या था, केवल इस्लाम धर्म का समर्थक था। इस्लाम धर्म के अलावा अन्य धर्मों के लोग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, तो एक तरह से कह सकते हैं कट्टर मुसलमान शासक था। थे ये सुन्नी, देखो मुसलमानों में भी दो आते हैं, शिया और सुन्नी। इसने मतलब फिरोज शाह तुगलक ने जो शिया, खुद सुन्नी था, शिया मुसलमानों के साथ भी इसने बहुत गलत व्यवहार किया था, इसलिए ये अपनी कट्टरता के कारण क्यों ख्यात रहा है इतिहास में। इसके अलावा इसने काफी नहरों का निर्माण भी करवाया, काफी भवनों का निर्माण भी करवाया, कई नगरों का निर्माण भी करवाया। अपनी पुस्तक के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे केवल और केवल इसके द्वारा निर्मित नगरों की। समझ गए बात। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए नगर बताइए, तो 3 प्रमुख नगर अपने को इसके आंसर में लिखने हैं। एक तो हिसार फिरोजा, एक तो कौन सा नगर बसाया, हिसार फिरोजा। दूसरा नगर फिरोजाबाद और तीसरा नगर जौनपुर। ये 3 नगर किसने बसाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने। इसी के साथ अपनी किस वंश को चर्चा समाप्त है, तुगलक वंश को लेकर अपनी चर्चा समाप्त। बस यही चर्चा करनी है अपने को तुगलक वंश में। एक तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद में बात करनी है मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की, और उसके बाद में चर्चा करनी है फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए नगरों की। तुगलक वंश के बाद भारतीय इतिहास में एक वंश आता है सैयद वंश, और सैयद वंश का जो शासन रहा था वो रहा था 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश के बारे में देखो, सैयद वंश इतिहास में कोई महत्वपूर्ण वंश रहा नहीं, तो सैयद वंश के बारे में अपनी चर्चा भी नहीं होगी। सैयद वंश के बारे में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, खिज्र खां। जो अपने शुरू में जो वंश और उसके संस्थापक लिखे थे उसमें अपन ये चर्चा कर चुके। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन, खिज्र खां। सैयद वंश के बाद में जो वंश आता है उस वंश का नाम क्या था, लोधी वंश। लोधी वंश का शासन रहा था 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश के जिन शासकों की चर्चा अपन करेंगे, सबसे पहली बात तो होगी लोधी वंश के संस्थापक। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन, बहलोल लोधी। डायग्राम में शुरुआत में अपन ने लिख लिया था लोधी वंश के संस्थापक कौन, बहलोल लोधी। उसके बाद में लोधी वंश का एक शासक आया था जिसका नाम था सिकंदर लोधी। क्या नाम था, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने एक गज चलाई थी, उसका नाम था सिकंदरी गज। सिकंदर लोधी के बारे में सिर्फ अपने को यही चर्चा करनी है, किसके बारे में, सिकंदरी गज के बारे में। और आपके ये क्वेश्चन बनता है सिकंदरी गज क्या है। तो इसमें आपको बताना है लोधी वंश के शासक कौन से वंश का था, लोधी वंश का था। लोधी वंश के शासक का क्या नाम था, सिकंदर लोधी ने एक गज चलाई, और ये गज कितने इंच की थी, 30 इंच की।
क्यों? गज चलाई, गज कितने इंच की थी? 30 इंच की थी। इससे भूमि को नापा जाता था। नापा जाता था और फिर क्या वसूल किया जाता था? लगान वसूल किया जाता था। ये आपको बताना है किसके बारे में? सिकंदरी गज के बारे में। तो सिकंदरी गज क्या है? लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने एक गज चलाई जो 30 इंच की थी। कितनी बड़ी थी वो गज? 30 इंच की थी। इससे भूमि को नापा जाता था, फिर लगान वसूल किया जाता था। बस सिकंदर लोधी के बारे में अपन इसी की चर्चा करेंगे। और सिकंदर लोधी के बाद में अपन लोधी वंश के जिस शासक की चर्चा करेंगे उसका नाम होगा इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोधी। इसको लेके अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। इब्राहिम लोधी जब भारत का शासक था, मतलब दिल्ली का शासक हुआ करता था, भारत का शासक एक ही बात है, उस समय एक मुगल शासक का नाम क्या है? बाबर। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर जब आक्रमण किया मतलब इब्राहिम लोधी पर आक्रमण किया। इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर, इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है। उस युद्ध का क्या नाम है? पानीपत का युद्ध। अब पानीपत के आगे जाके और भी युद्ध होंगे, इसलिए अपन इसको नाम देते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कब? 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोधी की हार होती है। इसी हार के साथ भारत में लोधी वंश की समाप्ति और भारत में कौन सी वंश की स्थापना हो जाती है? मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो ये ध्यान रखोगे आप, पानीपत का युद्ध। समझ गए बात? जब आपको पानीपत के युद्ध के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी व बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत होती है। इसी के साथ ही भारत में लोधी वंश की समाप्ति और मुगल वंश की शुरुआत होती है। अब अपन जिस वंश को लेकर चर्चा करेंगे वो कौन सा वंश होगा? मुगल वंश होगा। भारतीय इतिहास के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश जिसके अपन चर्चा करेंगे, सबसे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जो वंश माना जाता है वो वंश भी कौन सा होगा? मुगल वंश। और मुगल वंश की शुरुआत करेंगे अपन कहां से? बाबर से। तो यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं मुगल वंश। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, मुगल वंश में अपनी जो चर्चा होगी, पहला शासक होगा बाबर। कब? 1526 से 1530। बाबर के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है बाबर का पुत्र हुमायूं। ये शासक रहेगा 1530 से 1556। फिर शासक बनेगा कौन? अकबर। अकबर शासक रहेगा 1556 से 1605। फिर शासक बनेगा जहांगीर। जहांगीर शासक रहेगा 1605 से 1627। फिर शासक रहेगा कौन? शाहजहां। शाहजहां शासक रहेगा 1627 से लेके लगभग 1657-58 तक। और फिर लास्ट होगा क्या? औरंगजेब, जो शासक रहेगा 1658 से 1707 ईस्वी तक। इनको लेकर अपनी चर्चा होगी। तो
हालांकि वही बात, सन आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कोई अपने से एग्जाम में नहीं पूछेगा कि बाबर ने कब से लेकर कब तक शासन किया। तो अपन शुरुआत करते हैं किससे, बाबर से। बाबर के बारे में सबसे पहले तो ये ध्यान रखोगे, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर, जो अपन ने पहले डायग्राम में लिख चुके। पहली तो चर्चा होगी किस युद्ध को लेकर, पानीपत का युद्ध, जिसकी अपन ने अभी चर्चा की थी। कब हुआ था, 1526 में। किस किस के बीच हुआ था, बाबर, सामने कौन था, इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध में बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है। उसके बाद में एक युद्ध को और लेकर चर्चा होगी, वो है खानवा का युद्ध। देखो उस समय के अपन भारत की परिस्थितियों की चर्चा करें, दिल्ली पे तो जिस वंश का शासन था वो तो था लोधी वंश का। जब बाबर भारत आता है, मतलब उस समय शासन किसका था, इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी को तो पराजित कर देता है बाबर, और भारत में नए राजवंश की स्थापना हो जाती है, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। लेकिन फिर बाबर को कुछ लोग कहते हैं कि भाई देख, तूने इब्राहिम लोदी को तो पराजित कर दिया, लेकिन एक भारत का बहुत महान शासक, हालांकि वो था तो छोटे से एरिया का छात्र, वो शासक ही, केवल मेवाड़ छोटा सा एरिया है, पूरे इंडिया को देखे तो छोटा सा क्षेत्र है मेवाड़ का क्षेत्र। उस समय मेवाड़ का शासक हुआ करता था कौन, महाराणा सांगा। मेवाड़ का शासक कौन था, महाराणा सांगा। तो भाई लोगों ने बताया कि आपने इब्राहिम लोदी को तो हरा दिया, लेकिन अभी जो सबसे शक्तिशाली शासक है, था तो छोटे से एरिया का लेकिन बहुत शक्तिशाली शासक था कौन, महाराणा सांगा। महाराणा सांगा को हराओ आप। तो बाबर के भी उत्सुकता हो गई कि भाई ऐसा कौन सा शासक है, अपने भारत के सबसे विशाल साम्राज्य के राजा को हरा दिया, तो एक छोटे से साम्राज्य का राजा अपने सामने क्या लगता है। तो एक बार संयोग की बात क्या होती है, बयाना जो पड़ता है भरतपुर में, बयाना में एक घटना होती है। एक तरफ तो बयाना में घूमने फिरने के लिए महाराणा सांगा की सेना वहां रहती है, ऐसे नॉर्मली कोई आपस में इनका युद्ध करने का विचार नहीं था। संयोग से वहीं बाबर की सेना थी और वहीं पे महाराणा सांगा की सेना थी, कहां पे, बयाना में। अब दोनों की सेना में आपस में टकराव होती है, तू मैं होती है, बात युद्ध तक पहुंच जाती है। तो उस बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को इतना बुरी तरह पराजित किया था कि लगभग सैनिक तो बाबर के वहीं मारे गए थे, कुछ बचे हुए सैनिक थे वो बाबर के पास पहुंचे। बाबर को जब पता चला कि हाँ भाई किसने मारा इनको, महाराणा सांगा ने मारा, तो बाबर ने कहा कि चलो अगले युद्ध की स्टार्ट करते हैं। अगला बड़ा युद्ध अपना किसके साथ होगा, महाराणा सांगा के साथ ही होगा। लेकिन जो बचे हुए सैनिक थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि सांगा तो जानवरों की तरह मारता है, हम तो महाराणा सांगा के साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे। बाबर ने अपने सैनिकों को लालच दिया। क्या लालच दिया कि आपका तमगा कर माफ कर देंगे। तमगा कर होता था, जो शासक होता था वो सैनिकों से लेता था कौन सा कर, तमगा कर, कि आपका तमगा कर आज से माफ है, लेकिन अपने को सांगा के साथ युद्ध करना है। फिर भी सैनिक नहीं माने, तो बाबर ने इस युद्ध को कहा कि ये युद्ध नहीं, ये जिहाद है। क्या कहा, ये युद्ध नहीं, ये क्या है, जिहाद है। जिहाद का मतलब क्या होता है, धर्म युद्ध, कि अपने को अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है, ताकि सैनिकों में और जोश है। कैसे भी कर करा के लास्ट में उसने अपने सैनिकों को तैयार कर लिया। तो खानवा के मैदान में, खानवा भी कहां पड़ता है, भरतपुर में। एक तरफ तो मेवाड़ के महाराणा सांगा की सेना और एक तरफ मुगल सेना, मतलब किसकी सेना, बाबर की सेना। मतलब महाराणा सांगा और बाबर के बीच क्या होता है, युद्ध शुरू होता है। देखो इस युद्ध की थोड़ी सी अपन परिस्थितियों की चर्चा करें। हालांकि इस युद्ध में महाराणा सांगा की हार हुई थी, लेकिन हार के पीछे क्या कारण रहे थे। महाराणा सांगा के सैनिकों में बाबर के सैनिकों की तुलना में ज्यादा जोश था। बाबर की सेना की तुलना में ज्यादा वीरता किसके सैनिकों में थी, महाराणा सांगा के सैनिकों में थी। बाबर, एक जो अंतर था दोनों की सेनाओं के बीच वो ये था कि भाई महाराणा सांगा के पास तो थी तलवारें और बाबर के पास थी तोप।
अब तोप और तलवार का आपस में मुकाबला हो तो भाई तलवार तो कहां टिकेगी, लेकिन फिर भी महाराणा सांगा झुकने को तैयार नहीं था। महाराणा सांगा चाहता था कि युद्ध हो। सांगा ने अपने सैनिकों से कहा, इस प्रकार से पद्धति में खड़ा किया कि भाई आगे वाली जो टुकड़ी होगी ना, वो तो कंफर्म पता था कि भाई तोप जैसे ही चलेंगी आगे वाले कई सारे सैनिक, तो हजारों सैनिक तो इन तोप के गोलों से मारे जाएंगे। लेकिन फिर भी सांगा ने कहा अपने सैनिकों से कि भाई आगे खड़े होने के लिए कौन तैयार होता है। उसके सैनिकों ने कायरता नहीं दिखाई, हर सैनिक ने कहा कि भाई आगे खड़े होने के लिए हम तैयार हैं। सांगा ने अपने सैनिकों को रणनीति बताई कि भाई बाबर अपनी तोपों को रस्सी से बांधता है, क्योंकि सांगा को इस बात का कैसे पता चला, बाबर ने भारत में आने के बाद एक पहले युद्ध किया था, कौन सा, पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध में बाबर ने अपने जो तोप का क्या है कि गोला जैसे ही छूटे तो तोप काफी हिलती है, तो वैसे तो गोला छोड़ नहीं सकते, तोपों को पहले रस्सियों से बांधना पड़ता है। तो बाबर क्या करता था, अपनी तोपों को रस्सियों से बांधता था। तो सांगा ने कहा कि अपनी सारी सेना बाबर की तरफ एकदम से दौड़ेगी, लगभग कई हजार सैनिक मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी जो टुकड़ी में से जो वहां बचे ना, सबसे पहले उन तोपों की रस्सियों को काटना है ताकि तोप काम करना बंद कर दे, उसके बाद अपन आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। रणनीति के साथ सांगा ने कार्य स्टार्ट किया, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ बहुत जो बचे हुए सैनिक वहां पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद उनको पता चलता है कि बाबर ने अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया और बाबर ने उन तोपों को बांध रखा था, किससे, सांकलों से। अब की बार बाबर ने रस्सी से उन तोपों को नहीं बांधा। तो ये कुछ कारण रहे थे जिनकी वजह से महाराणा सांगा की इस युद्ध में क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और कुछ समय बाद ही महाराणा सांगा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो खानवा के युद्ध में आप ये ध्यान रखोगे, खानवा का युद्ध हुआ था कब, मार्च 1527 में। किस किस के मध्य, महाराणा सांगा के मध्य और बाबर के मध्य। कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध। तो ये आपको ज्यादा अपने को डिटेल में नहीं जाना, सांगा की आगे अपन और चर्चा कर लेंगे। यहां अपने को सिर्फ ये याद रखना है बाबर वाले पॉइंट में पानीपत का युद्ध, फिर एक याद रखना आपको खानवा का युद्ध कब हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, जीत किसकी हुई थी। फिर बाबर ने एक आत्मकथा लिखी थी। आत्मकथा का मतलब खुद के बारे में जो लिखा जाए उसको अपन क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं, जिसका नाम था बाबरनामा। दोनों नाम ध्यान रखने, इसी पुस्तक का नाम बाबरनामा था, इसी पुस्तक का क्या नाम था, तुजुके बाबरी। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, अपने 1 नंबर का क्वेश्चन, बाबरनामा क्या है या तुजुके बाबरी क्या है। इसमें आपको बताना है बाबर ने कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में, बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी, और उस आत्मकथा रूपी पुस्तक का क्या नाम है, बाबरनामा या तुजुके बाबरी। तो कौन सी भाषा में लिखी थी बाबर ने अपनी आत्मकथा, तुर्की भाषा में। फिर एक विद्वान था जिसका नाम था अब्दुर रहीम खान खाना। क्या नाम था, अब्दुर रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसी पुस्तक का फिर अनुवाद किया था, किसमें, फारसी में। मूल रूप से पुस्तक लिखी थी तुर्की भाषा में, और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो ये आपको बाबर के बारे में सिर्फ 3 बातें याद रखनी है, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध और बाबरनामा, या जिसे अपन कहते हैं तुजुके बाबरी। बाबर के बाद में अपन चर्चा करेंगे हुमायूं के बारे में, क्योंकि बाबर के बाद में 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है, और बाबर को दफनाया गया था कहां, काबुल में। काबुल पड़ता है वर्तमान में अफगानिस्तान में, क्योंकि बाबर की खुद की इच्छा थी कि मुझे कहां दफनाया जाए, काबुल में दफनाया जाए। तो बाबर की इच्छा के अनुसार उसको कहां दफनाया गया, काबुल में। बाबर के बाद में जो अगला शासक आता है मुगल वंश का, उसका नाम था हुमायूं, और हुमायूं का शासन काल था 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। देखो
हुमायूं ने एक नगर बसाया था, उस नगर का नाम था दीन पनाह। ये आपको ध्यान रखना है, दीन पनाह नगर किसने बसाया था? हुमायूं ने बसाया था। हालांकि हुमायूं का ये शासन काल तो अपन ने लिख दिया, लेकिन हुमायूं को इतने सालों तक शासन करने नहीं दिया था, क्योंकि एक अफगान शासक था जिसका नाम था शेर शाह सूरी। उसने हुमायूं के बीच में आकर खुद दिल्ली पे अपना अधिकार कर लिया था और हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था। तो बीच में अपने एक चर्चा होगी किसको लेकर? शेर शाह सूरी को लेकर। किसको लेकर चर्चा होगी? शेर शाह सूरी को लेकर, क्योंकि शासन काल तो चल रहा था हुमायूं का, बीच में कौन आ गया था? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी था एक अफगान शासक था जिसने शासन किया 1539 से लेकर 1545। फिर इसी के वंशजों ने 1545 से लेकर 1555 तक, कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि 1539 से 1555 तक हुमायूं ने कोई शासन नहीं किया। तो हुमायूं ने तो मान लो शुरू के 9 वर्ष शासन किया और फिर लास्ट के 1 वर्ष तक शासन किया। बाकी समय तो हुमायूं कहीं ना कहीं भटकता ही रहा। देखो, एक विद्वान था, लेनपुल नाम था उसका। क्या नाम था? लेनपुल। क्यों? उसने एक कथन कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। क्यों मर गया? जब उसने वापस गद्दी संभाली थी ना 1555 ईस्वी में, किसने? हुमायूं ने। तो इस दीन पनाह जो भवन है उसकी सीढ़ियों से उतर रहा था हुमायूं। उतरते उतरते ही वो एकदम से फिसल कर गिर गया और गिरने की वजह से हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो बेचारा इतने लंबे समय तक वैसे शासन से दूर रह गया और लास्ट में उसकी गिरने लड़खड़ा कर गिर गया, इस वजह से क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो लेनपुल ने क्या कहा था? हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए ही मर गया। हुमायूं में सिर्फ आपको ध्यान रखना है, हुमायूं ने कौन से नगर बसाया था? हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर बसाया था। फिर अपनी बीच में चर्चा होगी किसको लेकर? एक अफगान शासक शेर शाह सूरी को लेकर। तो शेर शाह सूरी की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।